खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, DG ISPR की आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस हवाले से किन किन बातों का जवाब आया उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में आने वाला है। क्या PTI के लिए एक नई सरप्राइज़ है। 123 इस्तीफ़े कासिम सूरी साहब ने आज जो हैं वो उनको एक्सेप्ट कर लिया। और वज़ीर आज़म की काबीना के हवाले से खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही कि कुछ नज़ा है या क्या सिलसिला है। अंदर की बात भट्टी साहब हमें बताएंगे। भट्टी साहब, एक तो DG ISPR की प्रेस आपने सुनी हुई होगी और उस पर आप एक कमेंट भी मैं आपका देख रहा था, तो ये बताएं कि आप अब क्या समझते हैं कि तमाम मुमकिन सवालों के जवाब आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आज DG ISPR मेजर जनरल साहब की हमने जो बाबर इफ्तिखार साहब की टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपके ख्याल में सवालात के जवाब आ गए। मेरे ख्यालात में उन्होंने इस हद तक तो सवालात के जवाब दिए कि पाक फौज के बारे में एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए सोशल मीडिया पर गंद उछाला जा रहा है, लेकिन बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं जो आने वाले दिनों में मेरी इत्तला है कि जवाब देने की तैयारी भी कर ली गई है। एक मिसाल के तौर पे DG ISP साहब फरमाते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में साजिश का लफ्ज़ ही नहीं था। तो इमरान खान साहब तो पहले दिन अपना मुकदमा और पूरी PTI लड़ ही है साजिश से ही। वो कहते हैं इंटरफेरेंस है, मुदाखलत है, लेकिन साजिश का लफ्ज़ नहीं है। इंटरफेरेंस से क्या मुराद, मुझे नहीं पता कि अमेरिका ने यह कहा कि पाकिस्तान एक घंटा घड़ी आगे कर ले या एक घंटा घड़ी पीछे कर ले। पाकिस्तान में लाहौर में वेदर कितना है और पेशावर में कितना है। अगर उस डोजियर में जो मरासला है उसमें बुलाकर ये कहा जा गया है, अगर जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुताबिक कि इमरान खान के खिलाफ डिमार्श है दोषियर, मैं अर्थ में वो इसकी ना तशरीह बड़ी हमारे जफर हलाली साहब ने की, उन्होंने की थी। वज़ीर आज़म के मुताबिक उसमें यह कहा गया था कि इमरान खान की हुकूमत को निकालो वरना पाकिस्तान के लिए सख्त मुश्किलात होंगी ना ख़त्म होने वाली। अगर इमरान खान में एतमाद के ज़रिए चले गया तो पाक को माफ़ कर दिया जाएगा। ये कह रहे साजिश नहीं है, सिर्फ नामुनासिब गुफ्तगू थी जिसका एहतजाज किया गया। इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है कि आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को अमेरिकन हुकूमत कहे कि साजिश नहीं है, कि वज़ीर आज़म बदल दो नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे बता दे, इससे एक सवाल ये पैदा हो गया। दूसरा, उन्होंने एक लफ्ज़ वाशगाफ लफ्ज़ों में और एक ख़बर की तरतीब की जो BBC की, उन्होंने कहा बेहुदा ख़बर है कि 9 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट किसी सवाल किया गया कि ना कोई आर्मी चीफ साहब गए ना कोई दूसरे जर्नैल साहब गए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी कि यहाँ तक महदूद रहती कि पाक फ़ौज मेरी फ़ौज है, शहीदों की फ़ौज है, हमारे लिए शहीद होते हैं, हमारे लिए गाजी हैं, लेकिन उसमें कई सब बहुत ज़्यादा सियासी सवालों के जवाब दिए गए और बहुत ज़्यादा सियासी सवाल हुए। मेरी समझ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इमरान खान साहब ने मोटिव लेके चले थे ना, अगर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मद्देनज़र देखे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं मुझसे अड्डे मांगे, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा हाँ, अगर फ़ौज से भी मांगे जाते, उन्होंने ये नहीं कहा कि PM साहब से मांगे, तो वो भी एब्सोल्युटली नॉट कहते। तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ और सवालात पैदा हो गया। मेरे जैसे रिपोर्टर ने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के कम से कम PTI के जिन लोगों ने ये ख़त देखा, मरासला देखा है, वो 10 लोगों से बात की है। अब बाकी अब मलक साहब से पूछे, मैं बड़ा मुताद अंदाज में गुजारिश कर रहा हूं। ISPR की उनकी अपनी ज़बानी हम कुछ उनकी बातें सुनते हैं जो उन्होंने आज की। फॉर्मेशन कमांडर्स ने मुल्क की सलामती के हवाले से लिए गए इकदाम और बिलखसूस इंटरनल सिक्योरिटी की मद में पाकिस्तान आर्मी की आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ को अप होल्ड करने पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और इसे दुरुस्त सिमत में बेहतरीन कदम करार दिया। सब ने इत्तफाक किया कि डेमोक्रेसी, इदारों की मजबूती, कानून की बालादस्ती और सब इदारों का आइन के दायरे में रहते हुए काम करना ही बेहतरीन मुल्की मफाद की जमानत है। जी मलिक साहब, मेरे ख्याल में इसकी जो समरी मुझे समझ आ रही है कि वो है कि खान साहब के 2 बयानिए जो 1-2 महीने से चल रहे हैं। एक तो उनका था एब्सोल्युटली नॉट कि मैंने अमेरिका को इनकार किया, हम अड्डे नहीं देंगे।
जो उनका एक परसेप्शन है कि उनको इस वजह से उन पर जवाल आया। एक बयानी और दूसरा था कि साजिश हुई है उनके खिलाफ बैलन अक़वामी, ये बिल्कुल ऑबियस है। एक चीज़ जो बड़ी इसमें सेंसिटिव मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि खान साहब के दोनों बयानियाँ को जो इस वक्त बड़े हॉट हैं, पॉपुलर हैं, स्टेट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। सपोर्ट से मुराद है कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला स्टेट क्राफ्ट से। वो स्टेट जिसके पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो स्टेट जिसकी क्रेडिबिलिटी है, वो स्टेट जिसको खुद इमरान खान साहब 10,000 दफ़ा कह चुके हैं कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, फ़ौज से लड़ना नहीं चाहता। तो मेरा अगला जो कॉन्सेप्ट मुझे जो लग रहा है कि खान साहब का जो दोनों बयानी हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, ये मेरी राय है। वो पॉलिटिकली नॉर्मली याद है ना, नवाज शरीफ की लड़ाई थी बेनज़ीर के साथ, बेनज़ीर की लड़ाई थी नवाज शरीफ के साथ। ये पहली दफ़ा एक ऐसा बयानिया बन गया जिसका टकराव मुझे लगता है रियासत के साथ होगा। ये मैं एक सख्त बात कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इसके लिए हमें ये करना पड़े कि जो कमेटी की मीटिंग हो या नेशनल कमेटी की मीटिंग, वो मिनट्स उसके बाहर आए और लेटर बाहर आए, ताकि फिर ये साबित करना पड़ेगा कि सच्चा कौन है। इसके अलावा हम आगे नहीं जा सकते। अच्छा, भट्टी साहब उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से कुछ बातें की हैं, वो मैं आपको जरा सुनवाता हूँ, फिर उस पर आपका टेक लेता हूँ। अफवाज पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मिलिशियस प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। हत्ता कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ रिटायर्ड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के फेक ऑडियो मैसेजेस बनाए जा रहे हैं ताकि मुआशरे में अवाम और फौज के दरमियान तकसीम और इंतशार फैलाया जाए। ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी और मुल्क के मफाद के सरासर खिलाफ। जो काम दुश्मन 7 दहाइयों में नहीं कर सका वो काम इंशाल्लाह हम अब भी नहीं होने देंगे। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। हम इससे बाहर रहना चाहते हैं, हमें इस डिस्कोर्स से बाहर रखें। ना ये मुहिम पहले कामयाब हुई थी और इंशाल्लाह ना आगे कामयाब होगी। बेहतर होगा कि हम अपने फैसले कानून पर छोड़ दें, क्योंकि कानून पर अमल दरामद ही से मुआशरे तरक्की करते हैं। जी भट्टी साहब, एक तो उन्होंने कहा कि फेक वीडियो जो है रिटायर्ड आर्मी पर्सनल की जो हैं, काजी साहब देखें, जो मेजर जनरल बाबर साहब ने फरमाया सोशल मीडिया वाकई ही आखिरी लिमिट करा। फौज को गाली देने का मतलब है पाकिस्तान को गाली देना। मैं इस बात पे मुझे 1% भी शक नहीं। फौज को गाली देने का मतलब है पाकिस्तान को कमज़ोर करना। लेकिन डीजी साहब फरमा रहे हैं कि सोशल मीडिया बड़ा गंदा है। वो भाई नेशनल मीडिया की रेटिंग, मुझे डीजी साहब आप खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बता दें कि वो शफाफ है। इधर तो नेशनल मीडिया की रेटिंग रोजाना फ्रॉड की जाती है। आप कह रहे हैं हज़ारों पे छोड़ दें, किस हज़ारों के पास जाए मुझे बताएं। फौज को गाली देना, मुझे अपने आप को गाली देना है अगर मैं फौज को गाली दूंगा। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे गंद है, क्या नेशनल टीवी ठीक है? उसकी रेटिंग फ्रॉड है। आपके दायरे समेत हर एक को मिन्नतें कर चुके हैं, अदालतों में जा चुके हैं। लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि हमारे तमाम सियासतदानों को फौज से बहुत दूर रखना चाहिए सियासत को। लेकिन आज जो आपकी वजीर आजम हैं, उनके बड़े भाई ने कहा था ये 2 बंदे रिजाइन दें। उनकी भतीजी का बयानिया ही ये था, खलाई मखलूक ने धांधली कराई है। तो क्या सारी पाबंदी है मेरे लिए जो इख्तलाफ करने की गुस्ताखी कर लेता हूं एहतराम के दायरे में रह के? काजी साहब, मरियम नवाज साहबा ने क्या लफ्ज़ नहीं कि मैं चला नहीं सकता। आज मैंने शॉट निकलवाए थे सारे। अभी कामरान खान साहब के मैं शॉट, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अरशद शरीफ ने भी उन्हें रिपीट किया। यार क्या क्या नहीं उन्होंने मेरी फौज के बारे में। फौज तो मेरी है ना, फौज मेरे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का जवान 25-30 साल जो शहीद होता है ना, मैं उनके घरों में जाता हूँ रेगुलर। तो लेकिन डीजी साहब से ये भी गुजारिश है, सोशल मीडिया गंद है, इसे फौज या किसी के बारे में ना मुनासिब नहीं। लेकिन नेशनल मीडिया की तो रोजाना गंद डालता है उसका। हाँ, लेकिन तो ये उसको भी शफाफ करे। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ भी सोशल मीडिया बड़ा नेगेटिवली इस्तेमाल तो हुआ है। ये तो डीजी साहब ठीक ही कह रहे हैं, बिल्कुल बजा कह रहे हैं। मगर बात सोशल मीडिया की नहीं, खाली मेरा पहले मैं अपने आपको वाजिया नहीं कर सका। मुझे जो डर लग रहा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान का पॉलिटिकल बयानिया नहीं बना। मैं भी यहाँ स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म, पाकिस्तानी सियासत का जर्नलिस्ट हूँ। तो हमारे जितने भी बयानिए बने वो सियासी जमातों के दरमियान बने हैं। आपको याद होगा इसी मेज़ पे मैंने कहा था ये जो इल्ज़ाम आपने लगा दिया ना कि ये साजिश हुई है, आप इससे नहीं निकल सकते। और जब आप साजिश से शुरू करेंगे, बाहर की साजिश है, तो आप रियासत को किस तरह माइनस करेंगे? ये इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? ये सच आपको किसने बताना है? मेरा ख्याल है खान साहब को शायद ये रीथिंक करना पड़ेगा। क्या वो जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर लें, अल्टीमेटली वो रियासत की टकराव की तरफ आ रहे हैं। नहीं काजी साहब, मैं इससे मलक साहब से इख्तलाफ करता हूँ।
फौज मेरी है, फौज इमरान खान फौज के खिलाफ होगा सबसे। मैं एक खबर दे दूं आपको, इख्तलाफ करूंगा, सुन लें, अगर मेरे फौज के, लेकिन मुझे ये बताएं काजी साहब, उधर अमेरिकन बैठा है, एम्बेसडर को बुलाता है, कहता है आपके अदम एतमाद आ रही है, काजी साहब जरा टेलीफोन देख लेंगे, मैं बाहर होता हूं। नहीं, मैं आपकी रिस्पॉन्स आ रहा है, आपकी प्लीज काइंडली जरा गौर कीजिए, आप बड़े कद वालों को देख के डर जाते हैं। अच्छा बताएं। वो कहता है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं, हमने बंदे उधर खरीद लिए हैं और उसको हुकूमत से निकालो तब आपको माफी मिलेगी। ये बयानिया इमरान का है, इमरान साहब ने जो कहा है, या तो वज़ीर आज़म ने गलत कहा ना, या उसको कहे वो बयानिया। मरासला जो वो कहते हैं, ये मेरे कोई लफ्ज़ नहीं है और पूरी पीटीआई के हैं। तो वो इधर से अचानक लोग जो 3.5 साल से इमरान खान की हुकूमत में मौजें लूट रहे थे, वजारतें लूट रहे थे, गवर्नरशिप ही लूट रहे थे, अचानक वो सारे दूसरी पार्टी के पास चले जाते हैं, अचानक 20 लोग मुनहरफ हो जाते हैं, अचानक सुप्रीम कोर्ट रातों को खुल जाती है, अचानक हाई कोर्ट रातों को खुल जाती है। तो फिर साजिश किसको कहते हैं? अगर ये मलक साहब कहते हैं ना नहीं इससे टकराव नहीं है, रियासत से नहीं है, इमरान खान क्या हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, अगर फौज के खिलाफ आएंगे तो ये 20 करोड़ अवाम आ जाएगी, क्योंकि 20 करोड़ अवाम की फौज है। मैं और आप घरों में, लेकिन इतनी बात बताऊं, मैं माफी चाहता हूं, मैं मलक साहब से इख्तलाफ करता हूं। मलक साहब, ऑल द राइट्स, मैं आपका हक है जो मर्जी कहें, मैं तो इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं जो सियासत चल रही है मैं उसकी, आप मुझे समझे नहीं, मुझे आप सिर्फ समझा दें, आप कर रहे हैं। चले छोड़े, मेरे आपसे सवाल है, सिर्फ एक सेकंड आप कर लें, आपसे मसला हल करा, चलें ठीक है। कोई बाहर से कहे कि यार मलक ताहिर को इस प्रोग्राम से निकालो, साजिश करो, ये मलक प्रोग्राम में रहा तो हम आपकी रेटिंग भी नहीं जाने देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ सख्ती करेंगे, बंद करा देंगे, धमकी दें, और इधर उस पर काम शुरू हो जाए। ये साजिश होगी कि नहीं? सिर्फ ये रहनमाई फरमाइए। देखिए आप हमेशा बात करते हैं, मैं 200% कह रहा हूँ ये साजिश है, साजिश होगी, साजिश बनती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासी जो, मैं उसकी बात करूँ, पाकिस्तान की सियासत पहले सियासत का इख्तलाफ बनता था, अब जो इख्तलाफ हम ले आए वो इदारों तक जाएंगे। मैं ये आपको कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा टकराव हो रहा है। जब आप इंटरनेशनल लॉ, मेरा एक फिक्रा बस ले लें, जब आप इस सारी सिचुएशन में आएंगे तो ये किसने बताना है कि साजिश हुई है कि नहीं? ये नवाज शरीफ ने नहीं बताना। मलक साहब मैं हर एक का एहतराम करता हूँ, ये कहते नहीं, ये कहते हैं पहली दफा दारों के साथ जा रहा है। जब आपके नवाज शरीफ कहते थे इंचार्ज जजों को बाहर फेंको, खलाई मखलूक ने धांधली कराई है सारी, वो दारों से टकराव नहीं था। कादी साहब आपने अल्लाह को जान देनी है कि मलक साहब को देनी है? टकराव था, मैं कब नहीं, जब आसफ अली जरदारी ने कहा था कि तुमने 3 साल रहना है, तुम कौन होते हो मेरा फैसला करने वाले, जाओ जाके बैठो। भट्टी साहब वो माफी मांगने के भी माहिर हैं, ये भी याद रखिए। मलक साहब मैं तो देखिए आपकी बात का एहतराम करके मैं आपके दोनों हुक्मरानों का, मैंने आगे बढ़ना, लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, इमरान, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान ने अपनी पार्टी को भी कहा कि वो फौज और फौज के बारे में कोई बयानात, बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन है, मुझे तो खुशी हुई। हाँ, कुछ सवाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उठाए थे कि क्यों, जो भट्टी साहब भी उठा रहे हैं कौम। अच्छा, अब जरा उन्होंने कुछ और मजीद बात की है डीजी साहब ने, वो भी सुनते हैं, सुनाइए। आपने बात की फौजी अड्डों की। देखिए, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौकफ होता। और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौकफ फौज का भी होता, और यही सोच थी। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। मेरे ख्याल में ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया भट्टी साहब कि भाई मैं आप क्या आप मांगे जाएंगे, तो उन्होंने कहा ये एब्सोल्युटली नॉट, फौज का भी वही मौकफ है। ये तो क्लैरिटी आ गई। देखिए अपोजिशन यही कह रही थी मांगे नहीं तो एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत है? काई साहब मलक से जहां मैं गलत हूं मेरी इस्लाह करनी है ना, मैं किसी एक जमात को डिफेंड करने नहीं, हाँ फौज को डिफेंड करने आऊंगा, मेरा मुल्क है। ठीक है, ठीक। अब अपोजिशन का एलिगेशन ये था मांगे नहीं, तो उन्होंने कहा मांगे ही किसी ने नहीं। जनरल साहब की इस बात पर अपोजिशन के बयानिए में वजन आ गया है। मैं तो वो बात करूंगा जो मैंने, तो फिर एक ही साबित हो रही है ना कि आप पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं। ये मेरा ये अब या इमरान खान साहब गलत कह रहे हैं या कौन कह रहा है, मैं किसी की गलती नहीं। मैं इमरान खान ने कल जलसे में यही बात कही कि मुझसे एक साफी ने सवाल किया था और मैंने कहा कि भाई सुन ले उन्होंने जो कहा है, उनको भी सुन ले।
जब मैंने कहा था कि मैं अमेरिका को बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, इंटरव्यू में, इसलिए मैं कभी अपनी कौम को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। जो भी मेरी फॉरेन पॉलिसी थी वो अपनी कौम की बेहतरी के लिए थी, मैं किसी और के लिए अपनी कौम को कुर्बान नहीं करने के लिए तैयार। इंटरव्यू में ये तो आपने हल्फ उठाया हुआ है, बड़ी खूबसूरत बात है, आपकी गैरत को हम सलाम करते हैं। दिस इज योर ड्यूटी। आप मेरे लिए एक्स्ट्रा क्या करेंगे? यूर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, ये नवाज शरीफ हो, ताहिर मलिक हो, इमरान हो, सबकी ड्यूटी है, ये कोई एक्स्ट्रा मेरे लिए नहीं। मादी में आप पे ड्रोन हमले होते रहे, तो शर्म आनी चाहिए उस प्राइम मिनिस्टर को, उस शर्म आनी चाहिए। कादी साहब, बाजी में आपने नहीं दी अमेरिका को बेस, यहाँ से अफगानिस्तान में 400 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। क्या इस हकीकत को आप नजरअंदाज कर देंगे? और कादी साहब अल्लाह को मर के जाना जाए यार, यहाँ कौन सी चीज क्या नाम था उसका? वो कह रहे अड्डे देना है, हर हुकूमत ही ये करती है। तो कांसी को वो लगारी के दौर में वैसे दे दिया, हमने तो बड़े कारनामे हमने सबसे बड़ा जुल्म किया था। जो रेमंड डेविस को भी किसने भेजा था वो भी बता दो। में हमने इनकी मदद की थी और वो इनकी मदद हमारे लिए अभी तक मौत बनी हुई है। वो डाला हुआ गंद आज तक साफ नहीं हो रहा। अच्छा, अब लेटर के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जी, सुनाएं क्या फरमाया उन्होंने। जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है, जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DGI-SI भी शामिल थे, वो मौक़िफ़ उस मीटिंग में भरपूर तरीके से दे दिया गया और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ। मैं उस मीटिंग के अंदर क्या बात हुई वो नहीं डिस्कस कर सकता, बिकॉज दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल। एलामिया के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। एक बार इसमें बड़ी साहब आपने बड़ी सराहत से बात कर दी है कि कॉन्स्पिरेसी, यानी जिस तरह जफर लाली साहब ने कहा था कि सबसे सख्त लफ्ज़ जो है वो डीमार्च ही है। जो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा होता है डीमार्च से इस्ताफ की लगात में, यहाँ आपके उसके मुल्क के सफारतकार को निकाल दें। देखें बात ये है काजी साहब, यहाँ फिर इमरान खान सब गलत बयानी कर रहे हैं। मैं तो ये एक छोटा सा सवाल, बुरा ना मनाए, मेरी कोई लड़ाई नहीं इमरान से। आप 1 महीना वजीर आज़म रहे थे, अगर खुदा ना खासा मेरी उनसे कोई हमदर्दी नहीं, 3.5 साल मैं भी आपसे सवाल, ये तस्वीर किसने निकालना था? घूमते पाकिस्तान ने निकालना था, उसका प्राइम मिनिस्टर का नाम इमरान। वो कह रहे हैं इस तरह तो ना कर यार, इन्होंने निकालना था डिमोलिश हमारे सख्त तरीन एहतजाज है सबसे स्ट्रीम पे जाके। तो यार अब इमरान, मेरा मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान अपना नैरेटिव लेके उस बयानिए पे जा रहे हैं कि गैर मुल्की साजिशों की खातिर पाकिस्तान के मीर जाफरों ने साथ दिया। मैं उनके दावे कर रहा हूँ, अपना मेरा कोई लफ्ज़ नहीं है। इसमें इन्होंने जब कह दिया ना, नहीं तो इसमें मेरा ख्याल है अपोजिशन को मौक़िफ़ को थोड़ी सी तक़वियत मिलेगी नहीं, सपोर्ट तो देखे ना। एक DGI-SPR एक शख्स नहीं है, वो पाक फौज के मेरे भी तर्जमान है। मैं उनकी ये बात को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। इसका मतलब है फिर इमरान खान अपनी इस्लाह करें और लेटर दोबारा पढ़े। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं किसी को गलत या ठीक नहीं कह रहा। आपका और मेरा दोनों का, बल्कि काजी साहब का ख्याल था कि ये पाकिस्तान ऐसे दुराहे पे है कि ये निकलेगा नहीं। आपने भी, मुझे याद है, बड़ी चीज़ देखे ना कितना गंद पड़ गया ना। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपने सियासत में, मैं इमरान पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हम ऐसी जगह खड़े हो गए एक दूसरे के आमने सामने। इमरान की वजह नहीं यार, ये कंपनी नहीं चलेगी। बहरहाल काजी साहब, आप भी इधर हैं। नहीं, ये बहुत सारे सवालात पैदा हो गए। मैंने कहा, मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से लोगों से राब्ते किए। रिपोर्टर है, साफ़ी है, हमारा काम है हर चीज़ को काउंटर चेक करना। अब उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या फरमाया, इसकी वजाहत कैसे की, जरा वो सुनते हैं बाबर इफ्तिखार साहब। देखिए, वो ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पे या उसके ऊपर तैयार ना थी उस वक्त। सो आर्मी चीफ और DGI-SI भी उसमें गए PM ऑफिस, वहाँ पे उनके साथ जो उनके मुख्तलिफ और रफ़क़ा थे उनके साथ बैठ के वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। और उन 3 सिनेरियोज में एक सिनेरियो जो था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज एज इट इज, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें, और तीसरा था कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले और प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबलियां डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। ये तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM उनके पास लेके गए, उनके सामने ये गुजारिश रखी और उसके ऊपर सरासल
मुकम्मल बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट एज वी हैव प्लान्ड एंड दैट इज इट। कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना सामने रखा गया। अब काजी साहब बीइंग ए सहाफ़त के तालिब इल्म, मुझे बताएं, अरशद शरीफ बहुत ज़्यादा शरीफ है, वो सवाल नहीं कर। उन्होंने कहा जी अपोजिशन का मैसेंजर कौन था? वज़ीर आज़म समाराम फरमाते हैं एस्टेब्लिशमेंट। नहायत काबिल एहतराम ISPR के डायरेक्टर जनरल सर कहते हैं हमें हुकूमत की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी। ये देखें, ये तादादात है। इससे मेरे जैसा आदमी, फिर मुझे लगता है मेरा वज़ीर आज़म, माजी का वज़ीर आज़म गलत बयान नहीं करता रहा है। वो उन्होंने वाशगाह, मैंने दोबारा इसीलिए सुनाया कि मेरे कान तो नहीं ख़राब हो गए बुढ़ापे की वजह से, मैं सही सुन नहीं पा रहा। इसका मतलब है या साबिक़ वज़ीर आज़म को गलत बयानी मजाक में कर देते हैं या उनकी याददाश्त ठीक नहीं है। अरशद शरीफ ने कहा, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट हमें 3 ऑफर दी, और वाशगाफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा हमें हुकूमत की तरफ से आई, हमने उनसे फिर बात की। फिर बदकिस्मती के दोनों जमात से हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे बैठना नहीं चाहती। अब देखें, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कह रहा हूँ काजी ने मेरे से मुझे कहा मुझे माफ़ी दिला दे, एक काजी मुझे कह रहा है यार अल्लाह का वास्ता है तू माफ़ी दिला दे। इसमें मलक साहब एम आई राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल काजी साहब आप भी थोड़ा रोशनी डालें। नहीं, आप अपनी राय दें। दो पॉइंट ऑफ व्यू आ गए ना। हाँ, लेकिन आपके ख्याल में अब ये वज़ीर आज़म बयान की तरदीद है एक किस्म की, मेरी नज़र में इन्होंने उनके बयान की तरदीद की है इन्होंने, बिल्कुल तो इसका मतलब है फिर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए ना कि कौम से इस कहेंगी मेरे से गलती हो गई, मेरे लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, फिर इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में तो ना लाएं। इस हद तक फिर मैं DG ISPR की तारीफ करूंगा। एक चीज़ मुसलसल कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये जो आम आदमी की पोजीशन है उसको कोई नहीं लिफ्ट कराता। आम आदमी को रियासत जिस तरह कहते हैं ना, माँ बाप की तरह होती है। जैसे मेरी माँ ने मुझे बताया था कि अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलना, क्रेडिबिलिटी का नाम है ना। अब देखें, एक तरफ मेरी फ़ौज है, मैं दिल की गहराइयों से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी लोगों को 200% यकीन है कि ये एक इदारा है, कोई बंदा नहीं है, ये जनरल बाबर नहीं, ये मेरी आर्मी है, ये जो बताएगी हक़ाइक़ बताएगी। ये मेरा एक इशू है। दूसरी तरफ मेरी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे एक वज़ीर आज़म दिया 62 के बाद कि ये सादिक भी नहीं, झूठ नहीं बोलता। अब मुझे बताएं, आपका कॉमन मैन आदमी हर जगह कंफ्यूज हो जाता है। आज आपने मुझे वहाँ पे भी 360 पे कंफ्यूज कर दिया। मुझे अभी ये भी नहीं पता कि ये गैर मुल्की हुकूमत बनी है या इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया। मैं बार बार जो गुजारिश कर रहा हूँ कि आज के पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर जगह पर 360 डिवाइडेड है और हमें ये पता ही नहीं चलता सच क्या है। ये बहुत बड़ा 360 का एक वेरिएशन है। और खान साहब की जो टोन है, एक और मैं थोड़ा सा भी बात, खान साहब की टोन ऐसी थी जैसे उनकी कोई ख्वाहिश थी तो मैंने कह दिया चले इलेक्शन करा दे। वो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम फैसिलिटेटर थे। हमने कहा भी ये 3 ऑप्शन है, हमने मैसेज दे दिया कि भी, उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते। बड़ा फ़र्क है दोनों में, जायके का भी बड़ा फ़र्क है। दोनों बातें हमने अपने नाज़रीन के सामने रख दी हैं। एक था उनका मुकदमा कि ये हुआ, और एस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे हैं या जो फ़ौज के नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। बहरहाल हम इस पर क्या गलत सही है हम आप पे छोड़ते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। 123 इस्तीफ़े मंजूर हो गए और ख़ास तौर पर काबीना में की फार्मेशन में क्या उधम धमक चौकड़ी चल रही है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बहरहाल भट्टी साहब, देखें ना, ये कौमों की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मराहल आते हैं, बहुत से बुरानों से कौमें गुजरती हैं, उससे सीखती भी हैं, कुछ धोखे भी खाती हैं, ठोकरें भी खाती हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहती हैं। तो हम भी इसे ऐसे ही देख रहे हैं। बस ठीक है, हमारे पास 2 बयानियाँ आ गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक का बयानिया तो मुस्लिम लीग नून लेके आई थी। आजकल मेरे ख्याल में उनका एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे एक पेज कह सकते हैं कि एक पेज पे हैं। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी की भी है। पीपल्स पार्टी नहीं, मैं एक आपको बात बता दूं, पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा उनकी शहादतें हुई हैं उन्होंने, मगर उन्होंने पाकिस्तानी रियासत पर कभी अटैक नहीं किया या उन्होंने आज तक एक बयान नहीं ज़िया-उल-हक के खिलाफ नहीं, आसफ अली जरदारी ने तारीफ की थी, आप 3 साल के लिए आते हो, मैं इनसे बड़ी साहब दूंगा, वो तो अच्छे लफ्ज़ों में कहा। मैं जब पीपल्स पार्टी का नाम लेता हूं तो मेरे लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद हमारी और ये हिस्ट्री है। मैं कहें तो वो भी क्लिप चला दूं, लेकिन जिस तरह DG ISPR ने तफसील से कहा है कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की सीटें हमें अब हमारे सियासतदानों को, हुकूमत हो या अपोजिशन, अवॉइड करें, एक दूसरे के खिलाफ बात करें, इख्तिलाफ़ राय करें, लेकिन खुद तो घसीट के, वो कहते हैं घसीट के लाते हैं। फौज में उन्होंने बताया है कि कितने दहशतगर्द पकड़े गए, कितने जवानों और अफसरों ने शहादतें दी।
तो मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट को भी इनसे बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए और सियासतदानों को इन्हें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, अपना सियासी मैदान लड़े, हुकूमत अपोजिशन से अपोजिशन होगा। लेकिन कुछ सुनवाते हैं, कुछ मजीद बातें बड़ी अहम की हैं उन्होंने, उस पर फिर बात करते हैं। सुनाएं जी। फौज के अंदर जानिबदार और गैर जानिबदार की एक लड़ाई चल रही है और उसी की बुनियाद के ऊपर जो हालिया सूरत हाल पैदा हुई ये उसी की वजह से है। तो ऐसी कोई सूरत हाल है और फौज उस हवाले से कोई इक़दाम ले रही है? फौज की इथॉस को का शायद आपको पता नहीं है कि फौज यूनिटी ऑफ कमांड के फैक्टर पे चलती है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तरफ देखता है 7 लाख फौज उस तरफ देखती है। इसमें ना आज तक कभी तब्दीली आई है और ना इंशाल्लाह आगे आएगी। फौज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का कोई डिवीजन नहीं है और पूरी फौज अपनी लीडरशिप के ऊपर फख्र करती है एंड दैट इज इट। देयर इज नो ट्रूथ टू दिस थिंग। जी बड़ी साहब, काजी साहब 100% फौज में जब कोर कमांडर होती है कोई इख्तलाफ राय हो, लेकिन आर्मी चीफ के एक इशारे पर, वरना मुझे बताएं कौन माई का लाल है जिसे कहें कि वजीरिस्तान चले जा, वाना चलेस्ता सियासी चले जा, एक इशारे पर 8 करोड़ आदमी अपनी जानें इस मुल्क के लिए देते हैं। फौज में हो सकता है किसी बात पे अपनी अपनी राय हो, लेकिन चैन ऑफ कमांड है, डिसिप्लिन फोर्स है। इधर कोई जर्नैल का भी बेटा है, कोई सिपाही का भी बेटा है, उसने सियाचिन भी करना है, उसने वज़ीर-ए-आज़म भी। जब आप खुद आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कहती है जी कि जी ये पेशावर का और पिंडी का ये बयानिया कौन दे रहा है? ये शुरू किया था नहायत अदब से आपके लीडर नवाज शरीफ और मरियम ने। अदरवाइज मैं समझता हूँ फौज डिसिप्लिन अदारा है, उधर मुमकिन ही नहीं अपने सीनियर को इनकार किया जाए। वो मुल्क की चप्पे चप्पे की और एक एक शख्स की जान और माल की हिफाजत की, उनकी वजह से आज हम महफूज हैं। फौज में तकसीम वाली बात मैं नहीं मानता कोई भी कर रहा है, मैं नहीं मानता। ये मुमकिन ही नहीं कि आर्मी चीफ एक फैसला कर ले इन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में या किसी में भी, तो नीचे कोई उसको कहे मैं नहीं मानता, ये मुमकिन नहीं। इसी वजह से दुनिया की ताकतवर तरीन पाकिस्तानी फौज है। ये तो जान के प्रोपोगंडा करके गैर मुल्की उन्होंने कहा हाथ भी है इस प्रोपोगंडा में, तो खुदारा सियासत से इस्टेब्लिशमेंट को अलग रख देना चाहिए। ये हमारे सियासतदानों को गुजारिश है और यकीनन अदारों को भी गैर जानिबदार उन्होंने चेक करना चाहिए कि ये अचानक सुप्रीम कोर्ट लाहौर में 100 बंदों को गोली लगी, सानिया माल्टोन में, साहिवाल में बंदे मर गए, लात वाक़या 4 साल का बच्चा सड़क पे खड़ा, सड़क पे मर मेरे माँ बाप के साथ आज तक रात 12 बजे नहीं खुली अदालतें। काजी साहब अब फौज को छोड़ देना ना, पाकिस्तान के और एक फौज ही बचा हुआ। उसकी वजह यह है कि उसकी प्रमोशन और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पॉलिटिशियनों का हाथ नहीं है। अल्लाह ना करे जिस दिन ये हो गया, ये फौज के बचने की एक वजह वहाँ इनकार का तसव्वुर नहीं है यार। 20 सब बुजुर्ग बाप के सर पे सबसे बड़ा वजन है जवान बेटे का जनाजा। तो जो कप्तान शहीद होता 22-23 साल उम्र का, मेजर शहीद होता 28-29 साल, कर्नल, यार ये शहीदों की फौज है। ये सियासतदानों ने इसको शामिल किया और अगर कहीं फौज भी कल को करती रही है तो मेरी उनसे भी अर्ज होगी खुदारा पॉलिटिक्स करना है, क्योंकि आप पूरे मुल्क की फौज है। ये मेरी राय है, बाकी मलिक साहब राय है। जी मलिक साहब, नहीं इसमें तो मेरे लिए बहस है ही कोई नहीं इसमें। मतलब भट्टी साहब ने जो बात की है 200% दुरुस्त है, मगर पॉइंट मेरा वही है कि हम जिस दलदल में फंस रहे हैं, मैं हो सकता है मुझे आप समझे कि बार बार कोई मैं नेगेटिव बात करूँ, मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा सबको। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, इस चीज़ को फॉरएवर हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और जहाँ तक आर्मी का मैं जो आप बात करें, मैं कभी आर्मी में सर्व नहीं किया, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देने की पोजीशन, मगर मैंने जितने मिलिट्री ऑफिसर से बात की है, मैंने जिस लेवल पे भी एज ए जर्नलिस्ट बात करूँ, मुझे सिर्फ एक फ़िक्रा बताया उन्होंने कि हमारे एक ऑर्डर होता है आर्मी चीफ इज़ पाकिस्तान आर्मी। ये मैं आपको जो एक अकल की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं कभी ज़िंदगी में याद मैंने किसी लेफ्टिनेंट जनरल को, ब्रिगेडियर को या कर्नल को ये कहते सुना कि हम इस तरह सोचते हैं। वो कहते हैं जी हमारा ऑर्डर है, जो आर्मी चीफ के का हमारी डायरेक्शन। सब फौज में तकसीम का गलत कहना भी मेरा ख्याल क्राइम है। तस्वर ही नहीं है, तस्वर ही नहीं है, तस्वर ही नहीं है। अच्छा, ये जो आपने अदालतों के हवाले से बात की थी, कल इमरान खान साहब ने भी अदालतों के हवाले से कुछ बात की है, वो ज़रा सुन लेते हैं।
मैं पूछना चाहता हूं अपनी अदलिया से, मेरे प्यारे जजेस, मेरी अदलिया, मैंने आजाद अदलिया के लिए जेल में टाइम गुजारा है। मैं जेल गया आपकी वजह से। जब से मैं सियासत में हूं 25 साल, कभी मैंने अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ कभी मैंने अपनी कौम को नहीं भड़काया, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। वो देखें, वो एक तरफ तो अपनी जो एलिजियंस है या जो अपनी लॉयल्टी है विद द इंस्टीट्यूशन एंड द कंट्री, उसकी वो बात कर रहे हैं, और साथ उन्होंने एक सवाल भी उठाया, मगर ये बड़ों की लड़ाई है। बड़ी साहब, जवाब आएगा। अदालतें तो फैसलों में बोलती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक मुसलमान हूँ, फिर पाकिस्तानी हूँ, साफ़ी बाद में हूँ। मेरा भी ये सवाल है, मैं भी 10 एक अरसे से इंसाफ की कोशिश करूँ। ये PHA में काम इधर पैसे दिए होता नहीं। क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का ये सवाल मुनासिब नहीं कि क्या जुर्म किया था कि रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहबान आ गए? अभी तो 12 बजे के बाद होना था। अगर वो टाइम बार्ड करना भी है आपने, तोहीन अदालत करनी भी है। तो क्रिटिकल सिचुएशन और टकराव जब आपकी पॉलिटिकल एलीट आपस में लड़ गई और इदारे इन्वॉल्व हो गए, तो एक ऐसी सिचुएशन थी कि उसको डिसॉल्व करना, उसको रिजॉल्व करना। अच्छा, जब इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया, कितनी दफ़ा कोर्ट बैठी? इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने इसी इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद धरना दिया काफ़ी देर, 5-6 दिन या 7 दिन। अब पीपल्स पार्टी ने कराची से जो उनका आईनी हक है, कोर्ट बैठी नहीं। बड़ी साहब, अब आपकी सबसे हाईएस्ट ऐवान जो है असेंबली में, ये डेग मुहावरा तो आप कह रहे हैं कि मुकद्दस ऐवान है। चंद रोज कबल एक जजमेंट है, जब इस्लामाबाद चेयरमैन सेनेट का हुआ था, उसकी रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर करना भी है, मैं कहता हूं ये उन्होंने किया, ठीक किया है, लेकिन ये अगले दिन भी हो जाता। अगर वज़ीर आज़म का ये सवाल है क्या जुर्म किया था, मैं बता देता हूँ भट्टी साहब, आप देखिए ये इमोशनल स्टेटमेंट है। मैं इमरान पर इल्ज़ाम नहीं, भुट्टो ने भी यही काम किया है, जरदारी ने भी यही किया है, नवाज ने। हम हमेशा इमोशनलिज्म के साथ चलते हैं। आपने जुर्म ये किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी फलान डेट जाओ, करारदाद 10 बजे, टाइम उसमें लिखा है 10 बजे का। आप उस दिन का रिकॉर्ड निकालें, 5 वुज़रा हैं, 10,000 MNA जिन्होंने कहा कि आज इलेक्शन नहीं होगा, एक सरप्राइज़ आएगा। मैं जो पूछ रहा जुर्म मैंने क्या जुर्म क्या है कि हमने एक ऐसा सरप्राइज़ रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि आज जाके काउंटिंग कराओ, हम नहीं करेंगे, ये जुर्म है आपका। अब ये भी आपको बताने की जरूरत। देखिए, अगर आप उनकी, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप खुद निकालें रिकॉर्डिंग। पता चल गया था कि ये जुर्म करने लगा, वो कह रहे थे रात को आ गए, तो फिर अच्छी बात है। सर आप देखें, जर्नलिस्ट को सलूट करते हैं जो जुर्म करने होने से पहले ही अलर्ट होकर अपनी जिम्मेदारी देखो। अल्लाह का वास्ता रेटिंग मैंने भी इंसाफ ला दे यार। मैं पाकिस्तानी नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं, मैं खुदा ना खासा लाजवाब कर दी। नहीं, आपको सब बातें पता है। काजी से मलक साहब, खुदा का वास्ता आपको जान देनी है, ताकत। जहाँ पर एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो एक प्रेसिडेंट के तौर पर भी यानी उसको करते हैं, वहाँ पर वो मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन भी होता है। यही पीपल्स पार्टी कहती थी कि 69 के तहत जो कुछ ऐवान में होगा वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। ये 2 राय हैं, और ये पीपल्स पार्टी की राय थी। और वो जो हमारे चेयरमैन, सेनेट के चेयरमैन थे, क्या नाम था उनका, भला सा रज़ा रबानी साहब, ये बात उन्होंने इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने कही थी। सही कह रहे हैं। तो ये असल में जब जो ट्रूथ हमें फेवर करता है ना, ये अनफॉर्चुनेट, वो जो हमें फायदा होता है, वो ये है प्रैग्मेटिज्म। मगर देखे ना, इंटेंशन देखे ना आप। हम अच्छा, मैं चूंकि उनकी बात तीनों ही बैठे थे, स्पीकर के चेहरे पे दोनों पे लिखा था बात, कभी उसके लिए ब्रेक, कभी उसके लिए ब्रेक, वो एक साथ हर टिकर चल रहे थे। फार्म वजीर ने कहा कि सरप्राइज होगा आज ये। फिर मुझे ये बताएं ना, देखिए जो हिलाली साहब ने कहा था, जो हिलाली साहब ने 6 बंदे तोड़ के या 10 बंदे तोड़ के पैरेड करवा के आपने मैसेज दिया इत्तेहादियों के, भाई इकट्ठे हम अदारों का एहतराम करते हैं, उनका विजन हमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन यूसुफ रजा गलानी में खातिर नहीं लिखा था, आपने अगले दिन आराम से टाइम दिया, बुलाया और सजा दी। रात 12 बजे कोर्ट नहीं लगाई थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये गलत किया। जो अगर कोई आइन के खिलाफ करता है वो गलत करता है, मैं तो उसकी तारीफ कर ही नहीं सकता।
अगले दिन यूसुफ रजा गिलानी साहब को बुलाया ना, उन्होंने भी खत नहीं लिखा। छोटी सी गुजारिश करूँ, मैं कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं, मुझे डर है कि रात के अगर 12 बज जाते ना तो शायद इस हुकूमत पे आर्टिकल 6 लग जाता कि आपने आई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। यार आपकी बड़ी मोहब्बत है इस हुकूमत को, आपने बचा लिया। मुझे ये बताएं मलिक साहब, 6 की तशरीह मैं करूं? जनरल साहब को सुनना है, किसने तोड़ा? तौहीन-ए-अदालत नहीं लग रही थी, चले छोड़ दे, तौहीन-ए-अदालत नहीं लग रही थी। कैसे लगती? अभी टाइम था, वो 11:15 आपका स्पीकर इस्तीफा दे रहा है। साकिब निसार साहब, एजाजुल हसन साहब ने मीडिया लॉजिक के खिलाफ रूलिंग दी। पैमरा के मौजूदा चेयरमैन लाहौर हाई कोर्ट कहाँ नहीं गए, और लातदाद जुनेद थे, जुनेद ख्वाजा, उन्होंने कहा जी आज के बाद सारे फैसले उर्दू में लिखे जाएंगे। जस्टिस चीफ जस्टिस उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं कादी साहब बस डाडा मंगे। नहीं ये ना करें मलिक साहब, ऐसे आप डाडे नहीं सती भी सो तो मारे भी सो भी सती है। आप मानते हैं कि इस मुल्क में कभी हार्स ट्रेडिंग नहीं हुई? मैं इतना अच्छा मुल्क दुनिया में आई कभी नहीं, मक्खी नहीं कभी दूध। नहीं आप कहते हैं यार इसको आइन में ले आते हैं फिर। अच्छा ये जरा डीजी साहब की कुछ और मजीद बातें अहम है वो भी सुनते हैं। बिल्कुल भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या आपके पास इसका कोई एविडेंस है? अदालतें फौज के अंडर हैं आपके ख्याल में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें आज़ाद हैं, और अगर वहाँ पे कुछ हुआ है तो वो उनका अपना एक एक्शन था, उनके अपने मुताबिक था। देयर वाज नो टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। फ्यूचर जो आगे जाना है वो जमहूरियत में ही है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। जी वो तो उन्होंने बिल्कुल एक उन्होंने क्लियर कट कह दिया। और वैसे भी मेरे ख्याल में अब मार्शल लॉ का ज़माना शायद ये तो बड़ी देर से कहा जा रहा है, आदमी खुद कह रही है कि ऐसा नहीं संभालना। मार्शल लॉ में रुकावट ही आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान की बका जनरल साहब अदब एहतराम से जमहूरियत में आपके ख्याल में होगी? मेरे ख्याल में इंसाफ में है। अच्छा भट्टी साहब, जब कानून की हुक्मरानी होगी, ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून होगा। जब आप मुजरमों को डिप्लोमेट पासपोर्ट देंगे, ये देखें ना, ये भी तो बताएं। और एयरपोर्ट पे आप इसको रोक लेंगे, तेरा बात लिस्ट में है। मुझे वो जमहूरियत चाहिए जिसमें 20 करोड़ अवाम के लिए तालीम, किसान के लिए, मजदूर के लिए, रेहड़ी बान के लिए साफ पानी, तालीम, इलाज, बीमारी, इंसाफ हो। अगर इस जमहूरियत में 40-40 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, इसके बेनिफिशरी तो यही है, इनके खरबों रुपए बने। जब ये पहले दिन इक़्तिदार में आए थे, मुल्क कितना डिफा कर्जा था और आज कितना है। बिमा इमरान खान की मैं एक ब्रेक पे जाते सवाल पूछता हूँ कि मुमकिन है कि एक पैसे की भी मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने नहीं की, ये इसका फैसला नहीं आया, ही इज नॉट अ कॉन्विक्ट एज येट। अगर मैं एक मफरूजे की बात करता हूँ कि अगर इन्होंने की है तो कौन सी अदालत पीएम साहब को कॉन्विक्ट करेगी? करना तो चाहिए। ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ये कैबिनेट का क्या मामला है, नहीं बन रही और 123 इस्तीफे आज फिर उन्होंने कबूल कर लिए, तो इसकी क्या एक एप्लीकेशन हो सकती है ब्रेक के बाद? वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, खबर तो अच्छी आ गई है। 7 वजारतें जो हैं अभी हमारी स्क्रीन पे टिकर चल रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो ले रही है। अभी नामों का तो नहीं हुआ, लेकिन भट्टी साहब आप कुछ बता रहे थे कि एक तो इस्तीफों पे बाद में बात करते हैं जो अब मंजूर हो गए हैं। कैबिनेट पुरअमन तरीके से बन जाएगी भट्टी साहब? काजी साहब, ये कंपनी नहीं चलेगी। एक मर्सिडीज है, उसमें साइकिल के भी स्पेयर पार्ट्स डाल रहे हैं, गधे के भी डाल रहे हैं, ट्रक के भी डाल रहे हैं, रक्शे के भी डाल रहे हैं, और आप हाईएस्ट वैन के भी डाल रहे हैं, ट्राले के भी चला रहे हैं, और बच्चों के खिलौने के भी पुर्जे लगा रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं ये कंपनी चल जाएगी। ये गड्डी नहीं चलनी। सख्त इख्तलाफात है, सख्त इख्तलाफात है, सख्त इख्तलाफात है, सख्त इख्तलाफात है। अब जिन्होंने इन्हें इकट्ठे किया है वो कब तक रखते हैं ये उन्हें पता। 3 लोगों की इनके पास सारी अक्सरियत है। ये किस चीज़ का वज़ीर आज़म होगा कि गवर्नर सिंध किसी और को दे रहे हैं? मोहतरम शहबाज शरीफ, सुन लें मलक साहब, केपी के गवर्नर किसी और जमात को दे रहे हैं। अच्छा, सिंध का किसी और को दे रहे हैं, बलूचिस्तान का किसी और को दे रहे हैं, और पंजाब भी शायद पीपल्स पार्टी का स्पीकर आ जाए या गवर्नर आ जाए। कायरा साहब का नाम आ रहा है। वो कायरा साहब ने वो सुना है कि इनकार का इलेक्शन है, लेकिन ये किस चीज़ का? 3 टांगों पे हुकूमत खड़ी है, इत्तेहादियों पे। उसमें अभी तक MQM खफा है कि आपने जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया था उसे पूरा नहीं किया। एक याद रख ले, आप एक गाड़ी 4 टायरों पे चलती है, चाहे उसकी कीमत 10 करोड़ हो। महंगी से महंगी गाड़ी का नाम बताया आप, तो हर गाड़ी को जानते हैं। असी तो एवं चिंची रखे थे बंदे। कौन सा महंगी से महंगी गाड़ी?
ओ यार को गड्डी का ना लो, मैं कोई सवाल कर ले। बेंटले सबसे कितने की? महंगी है, 100 रुपए की। चलो बेंटले गाड़ी जितनी मर्जी कीमती हो, उसका एक टायर पूरा पंक्चर हो जाए तो वो चल नहीं सकेगी, पूरा पंक्चर। अब ये कंपनी का एक टायर पूरा पंक्चर है, इसको सारे भर के धक्का लगा के एक तरफ से पकड़ के चलाने की कोशिश करें, ये थक के गिर जाएंगे थोड़ा सा मोटरवे पे आगे जाके। ये कंपनी बज़ाहिर चलना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान में मुआवजे होते हैं, हो सकता है ये भाई अगले 5 साल मिलकर इलेक्शन भी लड़े। भट्टी साहब को पता नहीं, उसी गाड़ी में ना उन्होंने एक पंप रखा है जिसमें से आप एक होता है ना स्टेशन पे जाते हैं, कई गाड़ी होती है उनके अंदर पंप होता है, जब आपका टायर पंचर और पंप निकालते हैं ऐसे ऐसे दबाते हैं वो भर जाता है। भट्टी साहब बड़े मासूम है, इनको नई गाड़ी का पता नहीं। ये पंप उसके अंदर है, दूसरा पंप के साथ एक छोटा पंप भी है, उसका नाम है इमरान। अगर वो इस तरह जलसे करता रहेगा, राश लेता रहेगा, ये 4 टायर इकट्ठे रहेंगे। आपको किस बंदे ने बताया कि इनमें बड़ा इत्तेहाद था? ये बड़े इत्तेहाद की बुनियाद पे बैठे हैं, इनका एक ही कॉमन एनिमी था, उसका नाम है इमरान। नहीं यार, वो वहीं का वहीं है। एक्सप्लॉइट्स का वक्त आ गया ये ना। कंपनी चलेगी, सुन लेना मेरा एक फिक्रा ले लें, ये कंपनी चलेगी जिस दिन इमरान हाथ थक गया, फिर ये कंपनी नहीं चलेगी, ये मैं आपको बता दूँ। नहीं चलें, आपकी राय है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अब वजारतों पे और इस पे तो नहीं, आप कल शाम को देख लें। कादिर साहब, अब हम दोनों से सवाल कर, आप सुधीर की फिल्म देखने आए हुए हैं इधर, आप बताएं आपको ये कंपनी चलती हुई नजर आती है कि नहीं? अपनी राय देना। अहमद रजा कसूरी साहब को दोबारा कोट कर देता हूं प्लीज। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा ये मंजर इस तरह इस्तारत के तौर पर कहा, किसी शख्स को मैं पर्सोनिफाई नहीं कर रहा, कि 11 बिल्लियां हैं, उनको उनकी दुम से आपने बांध दी है। अच्छा, एक दूसरे से दुमें बंधी हुई हैं, जब दूध का कड़ा सामने आएगा तो फिर जो उधम मचेगा, लिहाजा आई विल गो विद हिम। यानी कि दुम से बांध दिया, क्या मतलब है? मैं चेयर इधर करूं, आप चेयर इधर करें और सारे जब दुम बांध दी जाए और 9 की 9 कोशिश करेंगे कि वो कड़ा, फिर हम दूध कैसे पिएंगे? आपका चेहरा उधर, मेरा इधर, दूध का बॉल ये पड़ा। मुमकिन है आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। मेरी दुम जो है आपकी दुम के साथ तो आगे मलक साहब की दुम तो बहुत ज्यादा मजबूत है, ये तो लंबे चौड़े जवान है, देखा है 6 फुट को 4-5 इंच। असल बात ये है, इनको ये भी नहीं पता कि गाड़ी के अंदर भी पंप होता है और दुम में भी लंबी लंबी कर लेते हैं। ये यार, हम तो फिर बरतानिया दौर के शहरी हैं, हमें नहीं पता। मैं नहीं समझता कि इट्स गोइंग टू बी पीसफुल अफेयर। उसकी एक नहीं होगा, मैं आपको बात, लेकिन एक बात है, अभी एक टिकर चला है, 38 रुपए की समरी चली गई है आपकी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि महंगाई में ये रोक, मैं खान साहब को भी कहता था कि हजूर आपके पास, आपकी कैबिनेट डिवीजन के पास नहीं है, आपकी वजारत खजाना इनके पास। खान साहब की तो लॉटरी है। अगर कोई, मैं तो कहूँ, मेरे एक दोस्त से मैं कह रहा था, मैंने कहा अगर किसी ने इमरान पे मोहब्बत की थी, वो जुल्फ अपना की थी नून लीग की परफॉर्मेंस ने, अब इमरान जो काम कर गया, आप सोच नहीं सकते, शहबाज शरीफ के लिए सारा जाब इकट्ठा हो गया, इन्होंने उसको एग्जिट दे के सारी जान। यार फिर वो ठीक कह रहे हैं कि कंपनी नहीं चलती नजर आती। आप 1 मिनट के लिए सोचे, 1 मिनट के लिए 36 में पेट्रोल महंगा हो गया तो किस पे सारा प्रेशर है? अब देखेंगे कि ये महंगाई खान साहब की वजह से थी और वजह से थी, और फिर उसका हम हल निकालेंगे या क्या सिलसिला होगा। आने वाले दिन भी दिलचस्प होंगे यकीनन। इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।